गोविंदी साहब बहुत ज़बरदस्त है और इस तरह के इंटेलेक्चुअल फोरम जो है पब्लिक डिस्कोर्स में चीज़ें आनी चाहिए। और सर आप भट्टी साहब आपने बहुत ज़बरदस्त अहाता किया है हर चीज़ का। मेरे ज़हन में क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो ये है कि जो सरमायादारी निज़ाम है उसकी तमाम तर बदसूरती अब पूरी दुनिया के सामने यहाँ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस निज़ाम की पहले ये दूसरे ममालिक का इस्तेसाल करते थे, अब इनके अपने ममालिक के अंदर जो इस्तेसाल अवाम का हो रहा है वो भी सबके सामने है। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक जो इनकी कॉलोनी बन चुकी हुई है, यानी ये एक तरीकाकार जो है पूरी दुनिया में इनका नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ एक हुक्मरान तबका जो कि बहुत थोड़ी तादाद में उसको अपने साथ में लाएँ और फिर पूरी कौम का इस्तेसाल करें। अच्छा, उसके बरक्स ना एक जो प्रॉब्लम अब समझ आती है वो ये कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज कमज़ोर हो रही हैं, रियासतें मजबूत हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही। तो ये जो इस्तेसाल जो है मुझे लगता है कि आखिरी हदूद तक जा रहा है। इसमें आपको कोई हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ नज़र आता है कि इसका मुकाबला किस तरह किया जा सकता है? और दूसरी बात यह कि जो सरमायादारी निज़ाम है इसको आप समझते हैं कि इन्हीं जैसे हुक्मरान तबके के अंदर से थ्रेट हो, मतलब क्योंकि वहाँ पर भी तो बड़ा हुक्मरान और छोटा हुक्मरान है, तो आपको कुछ नज़र आता है कि इस तरह का तज़ाद पैदा हो रहा है कि ये अपने तज़ाद के हाथों ही शायद इसको कोई थ्रेट आगे वो चल के? इसके लिए हम बड़ी आसानी से रहनुमाई ले सकते हैं मार्क्स से, जिसने दुनिया की मुख्तलिफ जो इकनॉमिक सिस्टम रहे हैं, इकनॉमिक सोशल सिस्टम रहे हैं दुनिया के, उनका जब तजिया किया था तो ये कहा था कि कोई निज़ाम तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक उसमें पैदावारी क़ुव्वतों को तरक्की देने की सलाहियत मौजूद रहती है। तो कैपिटलिज़म जो है वो इसलिए सर्वाइव कर रहा है, इसलिए सर्वाइव नहीं कर रहा है कि वो उसमें जमहूरियत है, वो बड़े अच्छे लोग हैं, वो इंसानों का ख्याल रखते हैं, तरक्की कर रहे हैं। उनके आगे बढ़ने की वजह यह है कि वो मुसलसल ज़राए पैदावार को तरक्की दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जहाँ सरमायादार ले आए हैं, मार्क्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और ना किसी और थिंकर ने सोचा था। मार्क्स का ख्याल था कि एक हद तक कैपिटलिज्म जो है, कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो ज़राए पैदावार को तरक्की देगी, टेक्नोलॉजी को तरक्की देगी, तकनीक को तरक्की देगी। उसके बाद जो अगली तरक्की है वो सोशलिज्म के तहत मुमकिन हो सकेगी। तो जो सरमायादार हैं उन्होंने मार्क्स के इस ख्याल को गलत साबित किया और ये जो सारी तरक्की है, और अभी तक अगर कैपिटलिज्म दुनिया का डोमिनेटिंग सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है तो उसकी वजह यह है कि वो मुसलसल पैदावारी ज़राए को तरक्की दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी को तरक्की दे रहे हैं। मसलन जो सबसे बड़ा ख्वाब था सरमायादारों का, क्योंकि ये आज का मौजू नहीं था मैं इसलिए उधर नहीं गया, वो क्या है, वो क्या था? वो ये था कि ह्यूमन लेबर के बगैर पैदावार को मुमकिन बनाना। ये सरमायादारों की मिराज समझ लें आप, तरक्की की और उनकी डेवलपमेंट की, वो उसके बहुत करीब आ गए हैं। आज अगर आईटी को मुकम्मल तौर पे अनलीश किया जाए और रोबोटिक्स को मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो पहली दफ़ा इंसानी तारीख में ये मुमकिन हो पाएगा कि विद द मिनिमम ह्यूमन लेबर यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन। अब जो फैक्ट्रीज हैं, मतलब चाइना में जो ये इलेक्ट्रिक कार बनाने की फैक्ट्रियां हैं, मैसिव फैक्ट्रीज हैं, वहाँ 15, 20, 30 से लोग ज़्यादा लोग काम नहीं करते, सारा रोबोटिक्स के ज़रिए हो रहा है। पहले रोबोटिक आर्म था जिसके ज़रिए से मैन्युफैक्चरिंग होती थी, अब पूरे के पूरे रोबोट्स हैं। और अब जो अगली जंग शुरू होने वाली है वो रोबोट्स के ऊपर होगी, क्योंकि जिसके पास सबसे ज़्यादा सलाहियत होगी रोबोट पैदा करने की वो दुनिया को लीड करेगा, मिलिट्री वाइज भी, क्योंकि जंगे इंसान अब कम से कम लड़ेंगे, अब असला और रोबोट्स जंगे लड़ेंगे, वही इकॉनमी को लेके जाएंगे, वही प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो जो लेटेस्ट अंदाजे हैं कुछ कैपिटलिस्ट जो दानिश्वर हैं उनका ये ख्याल है कि हमें सिर्फ 80 करोड़ इंसानों की दुनिया को चलाने के लिए ज़रूरत है। हमारी आबादी 8 अरब के करीब पहुंच चुकी है, तो बाकी दुनिया का क्या करना है? इसके बारे में एलन मस्क कहता है कि आप एक यूनिवर्सल इनकम जो है वो वेज या इनकम जो है वो दे दें, दुनिया के तमाम इंसानों को आप एक मखसूस पैसे देना शुरू कर दें, रियासतें, ताकि वो खरीदारी करें, जो चीज़ें बननी हैं उनको खरीदना भी तो किसी ने है ना। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिज्म उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ जो कंट्राडिक्शंस हैं वो इतनी बढ़ जाएंगी पैदावार और जो इंसानों की ज़रूरियात है उसके दरमियान, कि वहाँ पर टकराव भी नागुज़ीर होगा और जो इम्प्लोजन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अंदर से फट जाए उसके इम्कानात भी पैदा होंगे। लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा, ये बहुत तकलीफ दे होगा। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, जो बरतानिया से अमेरिका को आलमी ताज जो है ताकत का वो मुंतकिल हुआ था,
उसकी वजह दो आलमी जंगें थी। पहली आलमी जंग, दूसरी आलमी जंग, जिसने बरतानिया को, फ्रांस को, इन सब को बहुत वीक कर दिया था, और बगैर किसी आपस की लड़ाई के और बहुत तेज़ी के साथ महज 2-3 दहाइयों में जो आलमी ताकत थी वो बरतानिया से अमेरिका को शिफ्ट हो गई। अब ऐसी बड़ी लड़ाई होने का इम्कान नहीं है, तो इसलिए जो ट्रांजिशन होने जा रही है फ्रॉम अमेरिका टू चाइना, ये बहुत पेनफुल होगी, ये बहुत मुश्किल होगी, ये बहुत तकलीफ दे होगी। और दुनिया जो है वो, मैं मतलब मुझे नहीं पता ये अच्छी बात है या नहीं, लेकिन जो ख़वातीन जिस दर्द-ए-ज़ैर से गुजरती हैं ज़चगी के दौरान, दुनिया अगले कुछ अरसे में इसी कैफियत से गुजरेगी। तब जाके ये ट्रांजिशन कंप्लीट होगी। इसमें कितने लोग मारे जाएंगे, पैदावारी कुव्वतें किस हद तक तबाह बर्बाद होंगी। तो ये मतलब मैं कोई मतलब ये है कि कोई ये नहीं है कि तबाही बर्बादी पे यकीन रखने वाला इंसान हूँ। मैं तो अमन, तरक्की, मोहब्बत और जो है इस्तेहकाम चाहने वाले लोगों में से हूँ। लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर तब्दीली नहीं आती, एक जो बड़ी वजह है, देखें, दो जो बैलेंस था किसी हद तक, वो सोशल डेमोक्रेसी की वजह से था। ये जो एक और फिनोमेना आया है, क्योंकि आज का मौजू नहीं है इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं है, वो है कि जो रवायती सियासी जमातें हैं वो इरेलेवेंट हो गई हैं और वो होती जा रही हैं। इसलिए कि जो लोगों के उमंगे हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो उनकी डिमांड है उसमें, और जो हुक्मरान तबकात का जिनकी ये सियासी जमातें नुमाइंदगी करती हैं, उनके दरमियान खलीज बहुत बढ़ गई है। और इस वजह से सोशल डेमोक्रेसी वीक हुई है और वर्किंग क्लास की मूवमेंट बहुत वीक हुई है। तो लिहाजा अभी अगले 5-10 साल मासवाए कि चीन में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, इंडिया में कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, कोई सोशल डेमोक्रेट या कोई लेफ्ट विंग गवर्नमेंट आ जाए, इसके अलावा और कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट इस वक्त होती हुई नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो गोविंदी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि बड़ा अच्छा एक फोरम है, इसका आगाज़ किया आपने। और भट्टी साहब आपकी गुफ्तगू बहुत ही अच्छी लगी और बहुत से नए पहलू आपने अभी तक हमने जिन पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस किया है वो ये है कि यूएस विज़ावी पाकिस्तान या वीक कंट्रीज़, या यूएस वर्सेस रशिया और चाइना। लेकिन कल की एक ख़बर है कि कनाडा ने कहा है कि हमें चाइना के साथ ट्रेड करनी चाहिए, और इस पर बड़ा सख्त रिएक्शन आया है ट्रंप का कि अगर ये ट्रेड कनाडा करता है तो पहले साल ही चाइना उसको खा जाएगा। तो थोड़ा सा इनसे हट के जो हम ज़रा उस पर फोकस करें, उस सिनेरियो पे कि रशिया और यूएस और चाइना और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कब तक ट्रंप उनको कंट्रोल कर सकेगा, कब तक फोर्स कर सकेगा। जैसा आपने कहा, हर कंट्री का अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, तो कनाडा का भी अपना है और यूरोपियन कंट्रीज़ का भी अपना है। थैंक यू। इसमें सर ये है कि जो कनाडा की सिचुएशन है या जिस तरफ धकेल रहा है, मतलब अमेरिका जितना ज़्यादा, देखें ना, ये कनाडा G7 का हिस्सा था। अब अगर एक्चुअल G7 बनाई जाए तो उसमें ना कनाडा आता है, ना उसमें बरतानिया आता है, ना उसमें फ्रांस आता है। ठीक है, अगर जो 2030 में एक्चुअल जो अगर इकॉनमी ही उसकी बुनियाद है, इकोनॉमिक पावर और उसकी प्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है वो अगर उसकी पावर है, तो G7 में सिर्फ अमेरिका होगा, जापान होगा और जर्मनी होगा, बाकी 4 और मुल्क होंगे, जिसमें चीन है, ज़ाहिर है, इंडिया है, बाकी के मुल्क हैं। और जो G20 है 2030-35 तक ये कहा जा रहा है कि यूरोप के सिर्फ 4 मुल्क होंगे, बाकी जो एलियंस हैं या जो अजनबी लोग हैं वो हमें G20 में नज़र आया करेंगे, अजनबी शक्लें। मतलब अमेरिका के लिए अभी भी ये बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है कि साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो G20 के इजलास में आए और फिर वो अमेरिका के ट्रंप के बारे में जिस तरह के उनके ख्यालात हैं। अभी जो आपने बात की, जो अभी कार्नी ने, मार्क कार्नी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने जो स्पीच की है डेवोस में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीच है। वो उस स्पीच, ये स्पीच उन लोगों की रिफ्लेक्शन है जो बड़े संजीदा हैं और वो इस सूरत हाल को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं। उसमें मार्क कार्नी ने क्या कहा, ये बातें कभी नॉन अलाइन मूवमेंट वाले किया करते थे यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कि जी आप दुनिया को ताकत के जरिए हाँकना चाहते हैं। कार्नी ने भी कहा कि अमेरिका दुनिया को ताकत के जरिए हाँकना चाहता है।
हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब उसने जो विजिट किया है चीन का, उसने कहा है कि हमें चीन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसने कहा है ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। यही बात डेवोस में खड़े होके जो है वो मैक्रोन ने की है, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है। अब प्रॉब्लम यह है कि यूरोपीय यूनियन जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत हद तक ताबे है अमेरिका के। उसके अंदर कुछ जो ममालिक हैं, जिसमें फ्रांस जिनको लीड करता है, जो प्रो अमेरिका है वहाँ जर्मनी है और बरतानिया है जो उसको लीड करते हैं, तो जो दूसरे ममालिक हैं उनको फ्रांस लीड करता है। उनका ये ख्याल है फ्रांस का कि अब हमें अमेरिका के ऊपर अपना इंसार मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना चाहिए, और ये अनईजी जो अलाइंस है इसको अब अपनी मौत मर जाना चाहिए। और हमें, मैक्रोन ने भी यही बात की जो कार्नी ने की है, कि हमें अपनी इकोनॉमी के की सेक्टर्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है जो शायद हमारा मुश्किल आसान कर देगा, वो ये है कि 80s में अमेरिकन और यूरोपियन कैपिटल ने फ्लाई किया फ्रॉम वेस्ट टू जो है वो ईस्ट, ठीक है। अब ट्रंप क्या चाहता है, या अमरीकी क्या चाहते हैं? अमेरिका ये चाहता है कि जो फ्लाइट है वो ना सिर्फ अमरीकी कैपिटल की वापस अमेरिका की तरफ हो, बल्कि पूरी दुनिया से जिसके पास भी सरमाया है, वो सऊदी अरब है, वो इंडिया है, वो चीन है, वो अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करें। अब ये सिचुएशन दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी कि दुनिया की बड़ी ताकत कह रही हो कि हमें सरमाए की ज़रूरत है। मतलब अभी जो ट्रंप ने प्लेजेस ली हैं वो कोई 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर की प्लेजेस हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा जो है वो सऊदी अरेबिया का है, और उसके अलावा और भी मुल्क हैं, जापान है, और ये मुल्क हैं जो कि वहाँ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये बड़ी दिलचस्प है। अमेरिका के पास अगर वो बेसिक इंडस्ट्री को वापस लगाना चाहता है, उसके पास स्किल्ड लेबर ही मौजूद नहीं है। अमेरिका को 10 से 15 साल चाहिए टू प्रिपेयर फॉर द री इंडस्ट्रियलाइजेशन। जिस तरह की, हाँ, वो क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, अभी जो एक और जो मामला अब खुलेगा अगले 2-4 साल में, और लड़ाई खुल जाएगी, वो ये है कि जो डेटाबेस बनाए जा रहे हैं एआई के, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है वो अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया से, मतलब अमेरिका विल बिकम एनर्जी हंग्री। हालांकि उसके पास तेल है, उसके पास गैस है, लेकिन जितनी बिजली उसको चाहिए, जितने उसको बाकी लवाजमात चाहिए, उनको डाटा सेंटर्स को मेंटेन करने के लिए वो पागलों की तरह ढूंढेगा एनर्जी के मुख्तलिफ रिसोर्सेज। और चीन जो है वो सेल्फ, चाइना के पास बल्कि ओवर प्रोडक्शन है एनर्जी की। चीन को अगले 20-30 साल किसी से एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है। वो अगर डाटा सेंटर्स बनाएगा, उसके पास वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका, ट्रंप कह रहा है कि $1 ट्रिलियन जो अमेरिकन टेक जाइंट्स हैं वो अमेरिका के जो डाटा सेंटर्स बन रहे हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करे। वो कहते हैं हमें आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। अमेरिका के पास, अमेरिका के अपने इंजीनियर्स तो नहीं हैं, अपने आईटी स्पेशलिस्ट तो नहीं है, वो तो पूरी दुनिया से लेके आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ट्रंप एक तरफ तो उनका रास्ता बंद कर रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, तो जो नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो इस तरह के चीज़ें हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ जो रूस है, मैं समझता हूं कि रूसियों के ऊपर सबसे बड़ा एहसान अमरीकियों ने किया है इक्तिसादी पाबंदियां लगा के। रूस, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था रूसियों ने कि हम सब सेल्फ सफिशिएंट होंगे, और वो बन गए। अब वो सब चीज़ें बना रहे हैं जो पहले नहीं बनाते थे। फैक्ट्रियां जो बंद हुई थी, जो फैक्ट्रियां यूरोपियंस छोड़ के गए हैं, वो रशियंस ने बंद नहीं होने दी, उनको चलाया हुकूमत ने। और रशिया और चीन को एडवांटेज ये है अमेरिका और यूरोप पे कि यहाँ रियासत का अमल दखल मईशत में बहुत है। रियासत अपने मफादात के लिए अब मईशत को किसी भी डायरेक्शन, मतलब चीन की जो रियासत है, कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत आज फैसला कर ले कि हमने फलां सेक्टर में इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि बैंक रियासत की मलकियत है, ये एडवांटेज इंडिया को भी है। जो अब यूरोप और अमेरिका को नहीं है, वो बैंक प्राइवेटाइज कर चुके हैं, अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेटाइज कर चुके हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटाइज कर चुके हैं। रशिया, चीन और इंडिया ने भी बहुत बड़ी प्राइवेटाइजेशन किया, लेकिन जो मेन पिलर्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो अभी भी इन रियासतों के पास है, और वो जहां चाहें बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको बुला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो एक हुक्म जारी करते हैं और बैंक्स जो हैं और बाकी चीज़ें जो हैं, सरमाया जो है उसके लिए वो प्रोवाइड कर दिए। 13 जो बड़े बैंक हैं चीन का जो सबसे बड़ा बैंक है वो यूरोप के अगर सारे बड़े बैंकों को मिला लें तो उससे भी बड़ा है हुजम में, और वो 13 के 13 नेशनलाइज्ड हैं,
रियासत की मलकियत हैं। इंडिया के 7 बड़े बैंक नेशनलाइज्ड हैं, रियासत की मलकियत हैं। और रूस में भी बड़े पैमाने पे रियासत जो है उसने अपनी मुदाखलत वापस की है और उसकी वजह से वो इस पोजीशन में है कि इकॉनमी को जिस तरह से टर्न अराउंड करना चाहिए।